Hello guys, this is Kamlesh Sharma and I welcome you all in Aurora IAS, and today we are going to continue our balance of payment lecture. In the last lecture, we have studied the very important things like what is the meaning of BOP, that means in last three lecture, meaning of BOP, then current account क्या होता है, भाई बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस इंडिया में कैसे हुई और किस तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसे हैंडल किया, जिसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन आपको आप कह सकते हैं लिबरलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी या फिर जो इंडस्ट्रियल सेक्टर वाला हमारा चैप्टर होगा उसमें और मिलेगा। ठीक है, तो अभी तक हमने जो भी बेसिक्स थे बीओपी के वो कवर कर चुके हैं। बेस काफ़ी अच्छे से बिल्ड कर चुका है और आज काफ़ी कॉन्सेप्चुअल और इम्पॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है, मतलब को कॉन्सेप्चुअल और इम्पॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है, तो उसको थोड़ा ध्यान से ज़रूर देखिएगा। ठीक है, तो चलिए चालू करते हैं अब। सो लेट्स गो टू द स्लाइड। आज हमें चालू करना है डिवैल्यूएशन एंड डेप्रिसिएशन एंड रिवैल्यूएशन एंड एप्रिसिएशन। देखो, अब यहाँ पर जो आपको दो टर्म्स देखने को मिल रही है, डिवैल्यूएशन, इसे करो ना, लेट मी चेंज द पेन कलर। हाँ, ये जो आपको सामने देखने को मिल रहा है डिवैल्यूएशन एंड डेप्रिसिएशन, ठीक है, ये दोनों वर्ड्स दिख रहे हैं, इन दोनों का मतलब एक ही होगा, बस एक माइनर सा चेंज होगा। उसी प्रकार से जो हमारे सामने रिवैल्यूएशन और एप्रिसिएशन दिख रहा है, इन दोनों वर्ड्स का भी एक ही मतलब होगा, बस थोड़ा सा माइनर से चेंज होगा। सो फर्स्ट लेट अस स्टडी समथिंग अबाउट डेप्रिसिएशन एंड एप्रिसिएशन। अभी अपनी रिसेंट में एक न्यूज़ सुनी होगी कि जो यूएसए है, ठीक है, यूएसए है, वो इंडिया को एज अ करेंसी मैनुपुलेटर उसके ऊपर वो इंक्वायरी कर रहा है। जहाँ तक चाइना को तो ट्रम्प साहब ने ऑलरेडी करेंसी मैनुपुलेटर डिक्लेयर कर दिया, लेकिन हमारे यूएस मतलब इंडिया के ऊपर भी यही सेम इंक्वायरी चल रही है। दो वी होप कि भाई जैसे ही बाइडेन साहब प्रेसिडेंसी लेंगे तो अल्टीमेटली दैट विल चेंज। अब आप सामने लेक्चर आएगा, हो सकता है उस टाइम पे ये सब हो चुका हो, बट मेरे सामने अभी तक ये नहीं हुआ है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं ये लेक्चर 20 के पहले रिकॉर्ड किए गए हैं। ठीक है, चलो ओके, ठीक है। अब देखो, आप समझते हैं डेप्रिसिएशन के बारे में। ठीक है, आप समझते हैं अपन डेप्रिसिएशन के बारे में कि भाई डेप्रिसिएशन होता क्या है। देखो, सबसे पहली बात बता दूं कि भैया इट इज़ अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट। इट इज़ अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट, याद रखना, ये एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। रिलेटिव कॉन्सेप्ट है मतलब हम एग्जाम्पल के तौर से समझेंगे। जिन्होंने मेरे पहले के लेक्चर देखे इन्फ्लेशन के, बैंकिंग के और एक दो लेक्चर और जिसमें मैंने ये सब डिस्कस किया है, तो उससे तो कुछ खास एडिशन नहीं है, बस उसका हल्का सा एक्सटेंशन है और उस चीज़ का रिवीजन है। देखो, अब हम यहाँ पर दो सिनेरियो लेंगे। ठीक है, ये हमने यहाँ पर ले लिए रुपीस, 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 और ये हो गए डॉलर, डॉलर, डॉलर। ठीक है, नाउ कैन एनीवन टेल मी कि भाई इस टाइम पे किसके नोट ज़्यादा है मार्केट में। ये इंडियन मार्केट है, ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं दिस इज इंडियन मार्केट। ठीक है, ये आपके सामने जो नीचे है जो भी है कंप्लीट है, इट इज़ इंडियन मार्केट। ठीक है, इंडियन मार्केट। अब बताओ भाई, इसमें रुपीज़ ज़्यादा है कि डॉलर ज़्यादा है। ऑब्वियसली दिख रहा है हमें कि भैया रुपीज़ का नंबर ज़्यादा है। मैंने आपको बोला था जिसका नंबर ज़्यादा होता है, जिसका नंबर ज़्यादा होता है उसकी वैल्यू कम होती है, उसकी वैल्यू कम होती है। इसको आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ से समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोई भी चीज़ रोज़ रोज़ खाने को मिलने लगती है, ठीक है, ज़्यादा मिलने लगती है, तो उसकी वैल्यू आपकी लाइफ में ऑटोमेटिकली खत्म हो जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, व्हेन आई वॉज इन क्लास 7th और 8th, ठीक है, तो हमें मैगी खाने को बड़ी कम मिला करती थी। ठीक है, मतलब मुश्किल से महीने में एक बार मिला करती थी। मैगी की बड़ी वैल्यू होती थी। लेकिन जैसे ही हॉस्टल में गए या फिर बाहर पीजी में आए एंड एवरीथिंग, घर में भी आए, तो आजकल मैगी मतलब कोई खास वैल्यू नहीं रह गई है। ठीक है, वैल्यू घट गई है बिकॉज उसका नंबर बढ़ गया, उसका जो फ्रीक्वेंसी खाने की वो बढ़ गई है। लेकिन 7th 8th में बड़ी ज़्यादा हुआ करती थी। उसी प्रकार से अगर आपके पास कोई भी चीज़ ज़्यादा आ जाती है, ठीक है, कोई भी चीज़ आ जाती है तो उसकी जो वैल्यू है वो कम हो जाती है। तो आप इस तरीके से कंपेयर करिएगा कि भैया अगर इंडियन मार्केट में रुपीज़ के नोट ज़्यादा है, मतलब रुपीज़ के नोट ज़्यादा है, मतलब इंडियन मार्केट में जो भी नोट ज़्यादा है, जो भी नोट ज़्यादा है, तो नंबर बढ़ रहा है, मतलब वैल्यू घट रही है, उसकी वैल्यू घट रही है। बिकॉज आप देखो यहाँ पर $2 है, ठीक है, $2 है, $2 है, और इसका नंबर कम है, नंबर कम है, तो इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। ठीक है, इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, नंबर कम है मतलब इसकी वैल्यू ज़्यादा है। ये आप बता सकते हो कौन सी कंट्री, ये कौन सी कंडीशन है। दिस इज कॉल्ड एज कंडीशन ऑफ डेप्रिसिएशन। ठीक है, डेप्रिसिएशन का मतलब ये होता है, अगर हम बोल रहे हैं कि रुपी इज डेप्रिशिएटिंग, ठीक है, अगर हम बोल रहे हैं रुपी इज डेप्रिशिएटिंग, रुपी इज डेप्रिशिएटिंग का मतलब होता है कि भैया उसका नंबर बढ़ रहा है लेकिन वैल्यू कम हो रही है। उसका नंबर बढ़ रहा है मतलब वैल्यू कम हो रही है। आपने देखा होगा जब भी हमारे इन्फ्लेशन होता है, जब भी हमारे इन्फ्लेशन होता है तो ऑटोमेटिकली एक न्यूज़ बाहर निकल के आती है कि भैया जो रुपी है वो डेप्रिशिएट कर गया है। उसी टाइम पे रुपी डेप्रिशिएट क्यों करता है, कभी आपने सोचा? नहीं सोचा तो कोई नहीं, मैं आपको बताता हूँ।
देखो, इन्फ्लेशन बढ़ने का मतलब क्या होता है? महंगाई बढ़ना। महंगाई बढ़ने का मतलब होता है मार्केट में ज़्यादा पैसे जाना, ठीक है? आपने हमेशा न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि भाई जैसे फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट 7 पे ला रही है या फिर गवर्नमेंट कोई नई स्कीम्स ला रही है, तो उससे मार्केट में पैसा बहुत ज़्यादा पंप हो जाएगा, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। क्यों? बिकॉज़ नंबर ऑफ रुपीज़ बढ़ जाएँगे, नंबर ऑफ रुपीज़ बढ़ जाएँगे और डॉलर सेम रहेंगे। अब आप ये बात करो, अगर मान लो एक हमने इक्विलिब्रियम कंडीशन बना के रखी है, ठीक है? इक्विलिब्रियम कंडीशन बना के रखी है कि भई हमारे यहाँ $2 हैं और 2 रुपीज़ हैं, तो दोनों की वैल्यू लगभग इक्वल है, ठीक है? दोनों की वैल्यू लगभग इक्वल है अगर आप देखें तो। लेकिन मैंने बताया कि इन्फ्लेशन बढ़ गया। इन्फ्लेशन बढ़ना मैंने आपको पहले भी अपने लेक्चर में बताया था, इन्फ्लेशन का बढ़ना मतलब मार्केट में ज़्यादा पैसा ला देना। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो यू हैव टू सी द इन्फ्लेशन लेक्चर, ठीक है? अगर इन्फ्लेशन बढ़ना मतलब मार्केट में ज़्यादा पैसा ला देना। अब देखो मार्केट में जैसे ही ज़्यादा पैसा ला देंगे मतलब रुपीज़ बढ़ा देंगे, तो आप देखो रुपीज़ के नंबर बढ़ गए, ठीक है? रुपीज़ के नंबर बढ़ गए और ऑटोमेटिकली डॉलर में कोई चेंज नहीं हुआ, मतलब डॉलर की जो वैल्यू है ऑटोमेटिकली बढ़ गई बिकॉज के नंबर इनके सामने कम हो गए, रिलेटिव नंबर कम हो गए। देखो मैं बताया ये जो है हमारा रिलेटिव कॉन्सेप्ट है, इसलिए सबसे पहले मैंने चीज़ यहाँ पर लिखी, इट इज़ रिलेटिव कॉन्सेप्ट। यहाँ पर महंगाई बढ़ी मतलब नंबर ऑफ रुपीज़ बढ़े और अल्टीमेटली क्या होगा कि इसकी जो रुपीज़ की वैल्यू है घट जाएगी। वैल्यू घटना का मतलब होता है डेप्रीसिएशन, वैल्यू घटने का मतलब होता है डेप्रीसिएशन। और आप देखो डॉलर का जो नंबर है वो ऑटोमेटिकली उतना ही रहेगा और आप कहते हैं डॉलर जो है अप्रिशिएट कर गया है, डॉलर जो है अप्रिशिएट कर गया। देखो ये सब रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। अगर उसी प्रकार से दूसरी तरफ अगर हम चाहें, दूसरी जगह हम चाहें कि भाई अगर मान लो कि यूएस में मान लो इंटरेस्ट रेट कम हो गए, ठीक है? यूएस में इंटरेस्ट रेट कम हो गए, यूएस में क्या हुआ? इंटरेस्ट रेट कम हो गए। अब सिंपल सी बात है, जैसे यूएस में इंटरेस्ट रेट कम होंगे तो वहाँ के लोग पैसा निकालेंगे और हमारे यहाँ पर इन्वेस्ट करना चालू कर देंगे। क्यों? बिकॉज हमारे मार्केट में पैसा बहुत निकलता है, लोग पैसा बहुत बनाते हैं। पहले अंग्रेजों ने बनाया, अभी ये यूएस वाले बना रहे हैं, ठीक है? तो अल्टीमेटली क्या होगा, ये लोग इंडिया में डॉलर ज़्यादा लाना चालू कर देंगे। देखो डॉलर ज़्यादा आने लगे, ठीक है? जब डॉलर ज़्यादा होंगे, देखो ये रुपीज़ की वैल्यू में कोई चेंज नहीं हुआ, तो अल्टीमेटली जब डॉलर का नंबर बढ़ा, डॉलर का नंबर बढ़ा तो उसकी क्या वैल्यू कम हो गई, उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। और जैसे ही वैल्यू कम होगी मतलब जो डॉलर है वो डेप्रिशिएट कर गया और जो रुपी है अप्रिशिएट कर गया। वैल्यू बढ़ने का मतलब होता है अप्रिसिएशन, वैल्यू घटने का मतलब होता है डेप्रिसिएशन। समझ में आया? अगर आपसे कोई बोल रहा है कि भैया रुपी डी डी डेप्रिशिएट कर रहा है, तो आप क्या उसका मतलब निकालोगे? सबसे पहला तो बोलोगे कि भाई रुपी के जो नंबर है मतलब जो रुपीज़ है मार्केट में बढ़ गया, मतलब किसी तरीके से मार्केट में पैसा ज़्यादा आ गया है। और जैसे ही मार्केट में पैसा ज़्यादा आ गया मतलब चीज़ें बढ़ गई है तो उसकी वैल्यू कम हो गई है। मतलब रुपी का मतलब होता है, मतलब डेप्रिशिएट का मतलब होता है रुपी की वैल्यू घट गई है। एप्रिशिएट का मतलब होता है रुपी की वैल्यू बढ़ गई है, ठीक है? डेप्रिशिएट का मतलब होता है रुपी की वैल्यू बढ़ गई है। डेप्रिशिएट का मतलब होता है, सॉरी, डेप्रिशिएट का मतलब होता है रुपी की वैल्यू घट गई है। एप्रिशिएट का मतलब होता है रुपी की वैल्यू बढ़ गई है, ठीक है? और नंबर से याद रखना, नंबर से याद रखना। बट फिर से एक बार और रिवाइज करते हैं। देखो ये रहा हमारा एप्रिसिएशन और ये रहा हमारा डेप्रिसिएशन, ठीक है? अब देखो एप्रिसिएशन में क्या होता है, मैंने आपको बताया एप्रिसिएशन में जो रुपी की वैल्यू है उसको हमें बढ़ाना है। तो वैल्यू कब बढ़ेगी? जब रुपीज़ के जो नोट्स हैं, जो रुपीज़ के जो नोट्स हैं या करेंसी है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। और मैंने बताया ये रिलेटिव कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर कुछ चीज़ें निकाली और बाहर निकल जाती है। अब ये कब होगा? जब डॉलर की वैल्यू बढ़ जाए, जब इंडिया में जब क्या होगा, डॉलर के जो नंबर्स हैं, डॉलर के नंबर बढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली डॉलर की वैल्यू घट जाएगी। तो इन शॉर्ट जो हमारा रुपये है वो अप्रिशिएट करेगा। इसी के सामने आपको दूसरी कंडीशन देखो, ठीक है? अगर हमें रुपी डेप्रिसिएशन मतलब रुपी की वैल्यू घटानी है, कैसे घटेगी? जब हम रुपीज़ के जो नंबर हैं, ठीक है, रुपीज़ के जो नंबर हैं, रुपीज़ के नोट्स हैं, जो करेंसी है उसको बढ़ा देंगे। जैसे ही उसको बढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, रुपीज़ की जो वैल्यू है घट जाएगी एज कंपेयर टू डॉलर, एज कंपेयर टू डॉलर, एज कंपेयर टू डॉलर, ठीक है? समझ में आ रहा है? कोई नहीं, एक बार फिर से आखिरी बार ट्राई करते हैं, इस बार तो आ ही जाएगा, अगर नहीं आया जिसको भी। बिकॉज आई डोंट वांट कि भाई कोई कमेंट सेक्शन में पूछे सर फिर से बताओ, बिकॉज दिस कॉन्सेप्ट आई एम टेलिंग थर्ड टाइम, ठीक है, इन माई कंप्लीट लेक्चर सीरीज एंड इट हैज़ ऑलरेडी टेकन अप्रॉक्सीमेटली 8 to 9 minutes, ठीक है? बट फिर से एक बार डेप्रीसिएशन, ठीक है? डेप्रीसिएशन का मतलब क्या होता है? देखो हमारे पास रुपीज़ हैं, रुपीज़ हैं, ठीक है? मैंने बोला कि भाई यहाँ पर ये इक्विलिब्रियम कंडीशन, इक्विलिब्रियम मतलब अभी दोनों की वैल्यू लगभग बराबर है। मैंने बोला कि भैया गवर्नमेंट ने इस बार एट्स पे लगा दिया, जल्दी से एट्स पे लगा दिया मतलब मार्केट में पैसा जल्दी पंप आउट कर दिया। अब आप देखो रुपये का नंबर बढ़ गया, नंबर बढ़ना मतलब वैल्यू का घट जाना, ठीक है? नंबर बढ़ना मतलब वैल्यू घट जाना। ये देखो एज कम्पेयर टू डॉलर, याद रखना एज कम्पेयर टू डॉलर बोलना बहुत ज़रूरी है। मतलब यहाँ डॉलर में मैंने उसके लिए रखा है, यहाँ पर आप यूरो हो सकता है। एक्चुअली में जब आप आंसर लिखेंगे तो यहाँ पर आप डॉलर नहीं लिखेंगे, आप यहाँ पर हार्ड करेंसी लिखेंगे। एक्चुअली में हार्ड करेंसी लाइक यूरो हो गया, RMB हो गया, येन हो गया, पाउंड हो गया, सब रखोगे, ठीक है? तो समझ में आया कि इस तरीके से आपकी जो वैल्यू डेप्रिशिएट मतलब वैल्यू कम हो गई रुपीज़ की, मतलब देयर इज अ डेप्रिसिएशन। उसी प्रकार से हम एप्रिसिएशन देख लेते हैं, एप्रिसिएशन इसी में एग्जांपल में देख लेते हैं। अब हमारे सामने 4 रुपीज़ हैं और $2 है। मान लो अब यूएस का जो फेडरल रिजर्व है, उसका जो सेंट्रल बैंक है, उसने इंटरेस्ट रेट कम कर दिया। जैसे इंटरेस्ट रेट कम किया तो लोग हमारे यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चालू कर देंगे, तो मतलब डॉलर बढ़ने लगा, बढ़ने लगा, बढ़ने लगा, बढ़ने लगा। अब बताओ किसके नंबर ज़्यादा है?
1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 6 नंबर डॉलर के हैं, 4 नंबर रुपीज़ के हैं, ठीक है। जिसके नंबर ज़्यादा होते हैं उसकी वैल्यू कम होती है। इन शॉर्ट जो डॉलर है डेप्रीशिएट करा जाएगा और हमारा जो रुपी है अप्रीशिएट करा जाएगा। मतलब रुपी की वैल्यू बढ़ गई बिकॉज इसके नंबर कम है और यहाँ पर इसके नंबर ज़्यादा है इसलिए वैल्यू डेप्रीशिएट कर गई। समझ में आया? आई थिंक अब तो क्लियर हो गया यार, बड़ी मेहनत से एग्जाम्पल दिए हैं, 10 मिनट लगे हैं। ओके, अब मैंने आपको बताया था कि डेप्रीसिएशन और एप्रीसिएशन आपको कंप्लीट हो गया। अब बताओ ये डीवैल्यूएशन और ये रीवैल्यूएशन क्या होता है। देखो ध्यान से समझना कि 1990 से पहले आप सब जानते हो कि भैया दो टाइप की लाइफ चल रही थी पूरे वर्ल्ड में। एक थी सोशलिज्म वाली लाइफ, ठीक है, जिसे यूएसआर हैंडल कर रहा था, ठीक है, और दूसरी थी कैपिटलिज्म विच वाज मेनली लेड बाय यूएसए, ठीक है, मेनली लेड बाय यूएसए। तो अब आप समझो ये जो आपने देखा कि रुपये की वैल्यू जो मैंने आपको बताई कि भैया ऐसे बढ़ रही है ऐसे घट रही है, ये सब ना मार्केट बेस्ड था। ये सब मार्केट ने डिटरमाइन किया था। किसने डिटरमाइन किया था? मार्केट ने डिटरमाइन किया था, ठीक है, मार्केट ने डिटरमाइन किया था। अगर अब मैं बोल दूं कि भैया आप कितने भी डॉलर ले आओ, कितनी भी रुपये बाहर निकाल दो, कुछ भी कर दो, इसका जो प्राइस, डॉलर का जो प्राइस है वो मैं बताऊंगा रुपये कंपैरिजन में कितना है, ठीक है, मतलब किसी भी कंट्री की सेंट्रल बैंक बताएगी तो उसको कहा जाएगा डीवैल्यूएशन और रीवैल्यूएशन। फिर से समझो, अगर अगर जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया रुपीज़ मतलब $1 इज इक्वल्स टू ₹70 है, ठीक है, ऐसा मान के चलो अभी के लिए, ठीक है, $1 आपका ₹70 के बराबर है। लेकिन ये तो मार्केट ने डिटरमाइन किया। जो मैंने आपको प्रोसेस बताई कि भैया पैसा आया घटा ये हुआ, वो सब मार्केट डिटरमाइन था। उसको हमने डेप्रीसिएशन और एप्रीसिएशन बोला, ठीक है, मार्केट डिटरमाइन था। मार्केट शब्द याद रखना। लेकिन 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 अब मैंने भैया मान लो मैंने इंडिया में तख्ता पलट कर दिया, ठीक है, और मैं कम्युनिस्ट टाइप का लीडर हूँ। तो मैंने बोला कि नहीं भाई $1 इक्वल टू ₹70 नहीं होगा, $1 विल बी इक्वल टू ₹1, ठीक है, $1 इक्वल टू ₹1, ये मतलब होगा, ठीक है, $1 का मतलब होगा ₹1। ये मैंने खुद से सेट किया, ठीक है, ये मैंने सेंट्रल बैंक से सेट करवाया या गवर्नमेंट ने खुद से सेट किया, ठीक है। जब गवर्नमेंट या सेंट्रल बैंक, ठीक है, किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट या सेंट्रल बैंक जो करेंसी की वैल्यू होती है, ठीक है, करेंसी की वैल्यू है, दूसरी करेंसी की वैल्यू में खुद ही सेट करती है, खुद ही सेट करती है, उसको हम डीवैल्यूएशन या रिवैल्यूएशन बोलते हैं। समझ में आया? मतलब फॉर एग्जांपल जब मैंने बोला $1 इज इक्वल्स टू कितना हो गया? ₹1, ठीक है, ₹1 हो गया। ये मान लो आप इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। अब मैंने बोला कि गवर्नमेंट, मतलब मान लो कि जो मेरी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट आई, जो तख्ता पलट करके आई, तो वो क्या कर रही है? अब मैंने क्या बोला कि भैया $1 का मतलब $1 का मतलब होगा ₹2, ठीक है, $1 का मतलब होगा ₹2। तो मैंने यहाँ पर क्या किया? रुपये की जो वैल्यू है वो घटा दी, रुपये की वैल्यू घटा दी। मैंने बताया था नंबर बढ़ेगा मतलब वैल्यू घटेगी, तो मैंने रुपये की वैल्यू घटा दी, मतलब मैंने यहाँ पर करेंसी को डीवैल्यूएट कर दिया। डीवैल्यूएट कर दिया मतलब जब खुद से किया जाता है, ठीक है, जब खुद से किया जाता है तो उसे डीवैल्यूएशन रिवैल्यूएशन कहते हैं। उसी प्रकार से अगर मैंने $1 की कीमत 50 पैसे कर दिए, ठीक है, 50 पैसे कर दिया, 50 पैसे कर दिया, तो क्या होगा? ये मैंने रिवैल्यूएशन किया, ये मैंने रिवैल्यूएशन किया, मतलब मैंने जो रुपये की कीमत थी वो एज़ कम्पेयर टू डॉलर बढ़ा दी, रुपये की कीमत एज़ कम्पेयर टू डॉलर बढ़ा दी, ठीक है। अब थोड़ा और ध्यान समझना, अब और समझ में आएगा। देखो आपको ये तो समझ में आया कि डेप्रिसिएशन क्या होता है। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है कि भैया रुपये की जो वैल्यू है घट जाना, रुपये की वैल्यू घट जाना। लेकिन जो अभी तक मैंने आपको पूरी प्रोसेस दिखाई वो मार्केट के थ्रू थी, वो मार्केट के थ्रू थी। लेकिन अब मैं बोल रहा हूँ मैं रुपये की वैल्यू जब खुद घटाऊंगा, ठीक है, रुपये की वैल्यू जब खुद घटाऊंगा मतलब गवर्नमेंट खुद घटाएगी तो उसे बोलेंगे डीवैल्यूएशन। उसी प्रकार से जब मैं रुपये की वैल्यू खुद बढ़ाऊंगा, जब मैं रुपये की वैल्यू खुद बढ़ाऊंगा तो उसे वो थ्रू गवर्नमेंट, तो देन दैट विल कॉल्ड अ रिवैल्यूएशन। समझ में आया? मतलब देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन डेप्रिसिएशन एंड डिवैल्यूएशन। बस एक चीज़ का डिफरेंस है कि यहाँ पर जो रुपये की वैल्यू है या किसी भी करेंसी की वैल्यू है वो मार्केट डिटरमाइन करता है, लेकिन डीवैल्यूएशन में खुद गवर्नमेंट डिटरमाइन करती है। उसी प्रकार से देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन रिवैल्यूएशन एंड एप्रिसिएशन, ठीक है, बिकॉज जो वैल्यू तो बढ़ रही है, ठीक है, एप्रिसिएशन में और रिवैल्यूएशन में वैल्यू तो बढ़ रही है, लेकिन जो एप्रिसिएशन में होता है दैट इज एक्चुअली डिटरमाइंड बाय मार्केट, ठीक है, दैट इज डिटरमाइंड मार्केट। लेकिन रिवैल्यूएशन में वैल्यूज डिटरमाइंड बाय गवर्नमेंट। समझ में आया डिफरेंस? समझ में आया कि दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। अगर मैं आपको बोल रहा हूँ डेप्रिसिएशन या बोल रहा हूँ डिवैल्यूएशन, तो आप दोनों का मतलब एक ही समझोगे कि भैया जो रुपये की वैल्यू घट गई है, ठीक है। लेकिन अगर कोई आपसे बोल दे कि भाई अब ठीक है, अगर डीप डेप्रिसिएशन और डिवैल्यूएशन का मतलब रुपये की वैल्यू घटना ही होता है, तो दोनों शब्द का मतलब अलग, मतलब दोनों शब्द अलग अलग क्यों लिखे गए हैं? दोनों शब्द एक ही क्यों नहीं बोल दिए जाते हैं? इसलिए बिकॉज डेप्रिसिएशन जो होता है वो थ्रू मार्केट होता है, ठीक है, थ्रू मार्केट होता है। और जो हमारा डिवैल्यूएशन होता है, जो डिवैल्यूएशन होता है थ्रू गवर्नमेंट होता है, थ्रू गवर्नमेंट होता है, ठीक है। समझ में आया? ओके, आई थिंक आप नाउ क्लियर। अब देख लेते हैं कि भैया डिवैल्यूएशन, डेप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन जो बकवास की चीज़ें होती हैं,
बकवास मतलब टिट्स एंड बिट्स, याद रखना, बकवास मतलब टिट्स एंड बिट्स। हमारे ग्रुप की पुरानी आदत है टिट्स एंड बिट्स को बकवास बोलने की। ओके, तो अभी तक वो चढ़ा हुआ है, निकला नहीं है। ओके, सो अब देखते हैं इसके इम्पैक्ट्स क्या होते हैं। ठीक है, डेप्रिसिएशन एप्रिसिएशन के, देखो डेप्रिसिएशन के सामने आ लिख देना डिवैल्यूएशन। ठीक है, एप्रिसिएशन के सामने लिख देना आप क्या, डिवैल्यूएशन। सिंपल सी बात है, आपको दोनों का डिफरेंस समझ में आ चुका है, दोनों का मतलब एक ही है, बस एक्टर अलग है। डेप्रिसिएशन में एक्टर इज मार्केट, यहाँ पर एक्टर इज गवर्नमेंट। इन द सेम वे यहाँ पर एक्टर इज मार्केट, यहाँ पर एक्टर इज गवर्नमेंट। ठीक है, अब चलो, अब बताओ डेप्रिसिएशन होगा तो मैं आपको इम्पैक्ट बताता हूँ क्या क्या इम्पैक्ट पड़ेगी। देखो, रुपी का डेप्रिसिएट होना मतलब, देखो यहाँ पर आपके सामने ये है इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन। ठीक है, इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन। अभी आप देख लो कि मान लो चाइना है। ठीक है, चाइना है, चाइना भी जो भी अपना पैसा है वो कहाँ पर इन्वेस्ट करता है, ये यूएस में करता है। ठीक है, यूएसए में करता है, और ये हमारा इंडिया है। ठीक है, अभी चाइना जो है इंडिया में पैसा इन्वेस्ट नहीं करता, पूरा पैसा यूएस में डाल देता है। ठीक है, और आप देखो इस टाइम पे जो हमारी कंडीशन है, $1 इज इक्वल्स टू 1 रुपीज़ चल रहा है। ठीक है, $1 इज इक्वल्स टू 1 रुपीज़ चल रहा है। ये हमारी हमने इक्विलिब्रियम कंडीशन खुद से हाइपोथेटिकल कंडीशन बनाई। ये हमारा हो गया इंडिया, और ये हो गया हमारा यूएसए। ठीक है, ये हो गया इंडिया, और ये हो गया हमारा क्या, यूएसए। अब ध्यान से समझना थोड़ा सा आगे। ठीक है, ध्यान समझने की कोशिश करना कि अभी ये इक्विलिब्रियम कंडीशन है। ठीक है, ये अभी हमारी इक्विलिब्रियम कंडीशन है। अब देखो, अब क्या हुआ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया कि 8th पे लगा दिया। ठीक है, 8th पे लगा दिया, 8th पे लगा दिया। 8th पे लगाते ही मार्केट में जो पैसा है, मार्केट में जो नंबर ऑफ रुपीज़ हैं वो बढ़ जाएंगे। ठीक है, मार्केट में नंबर ऑफ रुपीज़ जो हैं वो बढ़ जाएंगे। तो इन शॉर्ट क्या हुआ है, एज कम्पेयर टू डॉलर जो रुपी है वो डेप्रीशिएट कर गया है, रुपी जो है डेप्रीशिएट कर गया है। अब मैं बोल रहा हूँ इस टाइम पे जो इंडिया का एक्सपोर्ट है या इंडिया में फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो सब बढ़ जाएगी। इंडिया में जो एक्सपोर्ट है और फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ जाएगी। अब आप देखो कैसे। ठीक है, अब आप देखो कैसे। चाइना को मान लो एक पेन खरीदना है, चाइना को मान लो एक पेन खरीदना है, मतलब चाइना अपने यहाँ पेन को इंपोर्ट करवाना चाहता है, मतलब यूएस या तो यूएस और इंडिया एक्सपोर्ट करना चाहते हैं चाइना को पेन। ठीक है, अगर चाइना अब इस कंडीशन में जो हर प्रेजेंट कंडीशन बनी है, अगर और मान लो $1 का कीमत, मतलब $1 इक्वल्स टू 1 पेन है। ठीक है, और यहाँ पर 1 रुपीज़ इक्वल्स टू 1 पेन है, 1 रुपीज़ इक्वल्स टू 1 पेन है। अब देखो, चाइना जाता है यूएस में, चाइना जाता है यूएस में, और वहाँ पर बोलता है कि भैया मुझे पेन चाहिए, मैं आपको $2 दे रहा हूँ, और वो लोग उसे निकाल के खटाक से 2 पेन दे देंगे, 2 पेन दे देंगे। चाइना खुश होकर चला जाएगा। अब चाइना को किसी ने उल्लू बना दिया, चाइना को किसी ने बताया भैया इंडिया में जाओ, वहाँ पर ज़्यादा मिलेगा। अब मैंने बताया ये लोग आ गए इंडिया में। ठीक है, इस बार चाइना आ गए इंडिया में, देखते हैं इंडिया में क्या है भाई। तो यहाँ पर मैं बोला आपको एक पेन 1 रुपये का मिलेगा। तो यहाँ पर चाइना ने क्या दिया, यहाँ पर देखो चाइना को अपना एक रेनमिनबी दे के $2 मिल रहे थे, और यहाँ पर चाइना को अपना एक रेनमिनबी दे के क्या, चार रुपीज़ मिल रहा है। तो अल्टीमेटली यहाँ पर चाइना को 4 पेन मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पर चाइना को 4 पेन मिलेंगे, यहाँ पर चाइना को सिर्फ 2 पेन मिल रहे थे, यहाँ पर चाइना को सिर्फ और सिर्फ 2 पेन मिल रहे थे। समझ में आया? तो अब बताओ किसका एक्सपोर्ट बढ़ेगा, हमारा कि चाइना का, अब हमारा कि यूएस का? सिंपल सी बात है भाई, हमारा ही बढ़ेगा ना, बिकॉज अब चाइना बोलेगा भाई वहाँ पर तो चीज़ें कम मिल रही हैं, तो हम इंडिया से खरीदना चालू कर देंगे, हम इंडिया से खरीदना चालू कर देंगे, तो अल्टीमेटली हमारा एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा, हमारा एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा। ठीक है, फिर से एक बार से तो समझने की कोशिश करो, वैसे मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ, बट फिर से देखो, चाइना है। ठीक है, चाइना को मान लो इम्पोर्ट करना है 2 पेन। ठीक है, चाइना को इम्पोर्ट करना है 2 पेन। ठीक है, चाइना को 2 पेन इम्पोर्ट करना है। चाइना का जो 1 रेमनबी है उसकी कीमत है एक, मतलब एक रेमनबी $2 मिलते हैं। ठीक है, और अभी के लिए शुरू शुरू में मान लो, अच्छा, 4 रुपीज़ मिलते हैं इंडिया की करेंसी में। ठीक है, अगर मतलब चाइना अगर हमें अपनी 1 रुपये की करेंसी देगा तो हम चाइना को 4 रुपये देंगे, और यही अगर चाइना यूएस को देगा, यही अगर चाइना यूएस को देगा तो वो लोग सिर्फ $2 देंगे। ठीक है, और ये हमारे यहाँ पर आप समझ लो $1 पेन की कीमत, एक मतलब $1 पेन इज इक्वल्स टू $1, और 1 रुपीज़ इक्वल्स टू 1 पेन। ठीक है, 1 रुपीज़ इक्वल्स टू 1 पेन। समझ में आया? मतलब एक पेन अगर आपको खरीदना तो आपको यूएस में $1 देना पड़ेगा, और अगर आपको इंडिया में एक पेन खरीदना तो आपको 1 रुपये देना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो, पहले चाइना कहाँ जाता था, यूएस में जाता था, और चाइना उसको क्या एक रेमनबी देता था, तो उसको क्या मिलता था, $2 मिलते थे। वो $2 से 2 पेन खरीदता था और चाइना वापस आ जाता था। कुछ गधों ने बताया कि भाई इंडिया में जाओ। अब इंडिया में जब गए तो उन्होंने वहाँ पर इंडिया को अपना एक रेमनबी दिया, तो इंडिया ने उन्हें 4 रुपये दिया, और उसने 4 पेन खरीदे और वापस चला गया। तो इन शॉर्ट अब चाइना से हमारा जो एक्सपोर्ट है बढ़ जाएगा, बिकॉज अब चाइना यूएस में एक्सपोर्ट करना बंद कर देगा, हमारे यहाँ एक्सपोर्ट करना चालू कर देगा, मतलब हमारे यहाँ से चीज़ों को मंगाना ज़्यादा होगा। इन शॉर्ट हमारा जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, हमारा जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, अब हमने ये देख लिया है कि डेप्रीसिएशन जैसे ही होता है तो एक्सपोर्ट बढ़ जाता है। इसका मैंने आपको दूसरा इम्पैक्ट बता दिया कि भाई हमारा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल
अब देखो, अगर चाइना को अगर यूएस में इन्वेस्ट करना होगा, अगर चाइना को यूएस में इन्वेस्ट करना होगा, तो चाइना अगर वहाँ पर अपना एक रेमनेंबी देगा तो कितना मिलेगा? सिर्फ $2 मिलेगा। तो उससे मान लो वो सिर्फ फैक्ट्री का लैंड खरीद पाएगा। लेकिन जब आप इंडिया में आओगे तो भैया हम आपको ₹4 देंगे, मतलब ₹4 का नोट देंगे, तो सिर्फ आप वहाँ लैंड नहीं खरीद पाओगे, वहाँ पर आप फैक्ट्री भी लगा पाओगे। तो अल्टीमेटली अब जो यूएस में चाइना की इन्वेस्टमेंट जा रही थी वो कम हो जाएगी और हमारे इन्वेस्टमेंट ज़्यादा चालू हो जाएगी। ठीक है, तो हमारे एक तो पहली बात एक्सपोर्ट बढ़ा, आपने देखा एक्सपोर्ट कैसे बढ़ा एग्जाम्पल के थ्रू। आपने देखा हमारे एफडीआई बढ़ी। ठीक है, और साथ ही साथ अब सिंपल सी बात है भैया, रुपये का जो नंबर बढ़ रहा है, मैंने आपको बताया कि इन्फ्लेशन का मतलब होता है रुपये का नंबर बढ़ना, तो इन शॉर्ट हमारा इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है। लेकिन मैंने बताया था कि जब तक इन्फ्लेशन क्रीपिंग रहता है, जब तक इन्फ्लेशन मतलब 4 से 6% के आसपास रहता है, वो बहुत अच्छा रहता है, वो सबको फायदेमंद होता है। ठीक है, वो सबको फायदेमंद होता है। समझ में आया कि भाई चाइना सबसे पहले यूएस से आप कह सकते हैं इम्पोर्ट करवाया करता था। ठीक है, मतलब इम्पोर्ट करवाया करता था क्या? 2 पेन। ठीक है, मतलब यूएस था वो चाइना को 2 पेन बेचता था, 1 रेमनेंबी लेता था, और हम 1 रेमनेंबी में 4 पेन बेच रहे हैं। तो इन शॉर्ट हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा, हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा, हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा। तो आप कह सकते हैं कि एक्सपोर्ट डेप्रिसिएशन में बढ़ता है। जब भी डेप्रिसिएशन वाली कंडीशन होगी, फॉर एग्जाम्पल कि अगर रुपये की वैल्यू जब भी घटेगी तो क्या होगा? आपने सुना होगा, जैसे ही रुपये की वैल्यू घटती है तो सब बोलते हैं भैया एक्सपोर्ट बढ़ना चालू होगा, एक्सपोर्ट बढ़ना चालू होगा। ठीक है, एक्सपोर्ट बढ़ना चालू होगा। तो यही चीज़ यहाँ पर हो रही है। उसी प्रकार से एफडीआई बढ़ेगी, बिकॉज अगर चाइना अपना 1 रेमनेंबी लेके यूएस जाएगा तो वो लोग वहाँ पर $2 देंगे। हमारे पर भैया उसमें चार रुपीज़ देंगे, उससे आप फैक्ट्री भी लगा पाओगे, लैंड भी खरीद पाओगे, सब कुछ खुद ही कर पाओगे। तो इन शॉर्ट हमारा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा। ठीक है, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, क्यों? बिकॉज रुपये का नंबर बढ़ रहा है। लेकिन एक प्रॉब्लम आती है डिप्रिसिएशन में कि भैया इंपोर्ट घट जाता है, इंपोर्ट घट जाता है। अब इंपोर्ट कैसे घटता है, दैट आई विल टेल यू टुमारो, बिकॉज काफ़ी टाइम हो चुका है। ठीक है, तो आई थिंक कि आपको समझ में आया कि डेप्रिसिएशन क्या होता है, एप्रिसिएशन क्या होता है, रिवैल्यूएशन क्या होता है, डिवैल्यूएशन का कैसे होता है। इसके बाद भैया एक्सपोर्ट कैसे बढ़ता है, ये आपको समझ में आया। इन्फ्लेशन कैसे बढ़ता है, ये आपको समझ में आया। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कैसे बढ़ती है, ये भी समझ में आया। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो को रिवाइंड करके देखो, जरूर समझ में आएगा। फिर भी समझ में नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में पूछो, और अगर फिर भी समझ में नहीं आता, आई विल एक्सप्लेन यू इन द नेक्स्ट लेक्चर अगेन। बट मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ चुका है, बिकॉज आई हैव वर्क अलॉट फॉर दिस कॉन्सेप्ट बिल्डिंग। ठीक है, ऑलरेडी 23 मिनट हो चुके हैं। ठीक है, चलो, थैंक यू एंड नाइस डे फ्रेंड्स, वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर।